Dear student, once again, most welcome in my channel सक्सेना सर क्लास। और हम आपको जेनेटिक्स का पार्ट पढ़ा रहे। जेनेटिक्स चैप्टर कुछ लंबा है, इसके पार्ट बाई पार्ट आपको मिलते चले जा रहे हैं और आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अभी ये कितना होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपको नए नए पार्ट बताते रहेंगे, ठीक है। तो इस चैनल में अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और आज मैं आपको फिर बढ़िया एक इंटरेस्टेड टॉपिक बता रहा हूं और इस चैनल के माध्यम से हम आपको केवल अभी तक मैंने क्रोमोसोम्स के बारे में बताई थी और ये भी बता दिया था कि ह्यूमन बीइंग में केवल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। अब 46 क्रोमोसोम्स होने के बाद ये भी बताया था कि इसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स, और 2 क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। याद आया? 44 ऑटोसोम्स और 2 क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स बॉडी स्ट्रक्चर या दैहिक संरचनाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि 2 क्रोमोसोम्स ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी कारण इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य होता है या सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो टॉपिक पर आए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में कैसे लिंग निर्धारण। तो ये तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, क्या मैंने डिस्कस किया? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन में मुख्य रूप से एक होता है माइटोटिक डिवीजन और दूसरा होता है मियोसिस सेल डिवीजन। इसको बोलते हैं सूत्री विभाजन और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री। ध्यान देंगे, जैसा कि नाम है सूत्री, मतलब जब सेल डिवाइड होती है, सेल है, ये सेल डिवाइड होकर कितनी बनी? 2 बन गई। तो माइटोटिक सेल डिवीजन में, सूत्री कोशिका विभाजन में जितने क्रोमोसोम्स इसमें होंगे, माइटोटिक में क्या जितने क्रोमोसोम्स इतने होंगे, बनने वाली डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं तो बनने वाली सेल में भी 46 होंगे। क्लियर? ये हो गया माइटोटिक। लेकिन अगर मियोसिस की हम बात करें तो एक सेल में अगर 46 है तो जो सेल डिवीजन होगा तो इसमें जो नई कोशिकाएं बनेंगी उसमें क्रोमोसोम्स आधी बचेंगी। कितनी बचेंगी? आधी। अर्थात यहाँ 46 है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 23। क्लियर हुआ? माइटोटिक में सेल डिवीजन में जो नई सेल बनेगी उससे बनने वाली डॉटर सेल में पूरी की पूरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पूरे के पूरे। और ये मियोसिस में, अर्धसूत्री में कितने हो जाएंगे? जस्ट हाफ। यहाँ 46 थे, 46 से बचेंगे 23। और ये भी हम आपको बता दें कि सेक्स सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्लियर?
सेक्स सेल में मुख्य रूप से एक तो जो मुख्य ऑर्गन है मेल पर्सन में टेस्टिस जिसमें स्पर्म बनते हैं, और फीमेल में ओवरी जिसमें ओवम बनते हैं। तो ओवम और स्पर्म ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। स्पर्म और ओवम, स्पर्म क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और ओवम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं, और ओवम कहाँ बनते हैं? ओवरी में बनते हैं। ये बनते हैं। इसके बाद इन्हीं के फर्टिलाइजेशन से, जब फर्टिलाइजेशन होगा, अगर इसको हम स्पर्म कह लें और इसको ओवम कह लें, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन, इसके बाद बनेगा जाइगोट, और स्पर्म और ओवम के जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे आधे मिलकर फिर पूरे हो जाएंगे, और इसके पश्चात बनने वाले जाइगोट से ही फ्यूचर एम्ब्रियो या भावी भ्रूण का विकास होता है। जरा देखिए कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ध्यान दीजिए, ये मेल की बात करते हैं, मेल, और ये क्या है? फीमेल। ठीक, मेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। 46 में आपको याद होगा कि 44 कैसे थे? कैसे थे? ऑटोसोम्स। और एक जोड़ी कैसे थे? प्लस एक्स वाई, यही तो थे। यानी कि ये वाला क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स। और फीमेल में क्या था? 44 ऑटोसोम्स, और सेक्स क्रोमोसोम्स में जो थे वो दोनों क्या थे? एक्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना? ये चीज क्लियर हुई। 46 क्रोमोसोम्स इसमें भी हैं, 46 क्रोमोसोम्स इसमें भी हैं, 44 इनमें से ऑटोसोम्स हैं जो कि दोनों में सेम सेम है। एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का जो दोनों में डिफर है, इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स एक्स है। क्लियर? मेल में क्या बनेगा? स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्म। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा स्पर्म में। ठीक, क्या बना? स्पर्म। और फीमेल में क्या बनेंगे? ओवम बनेंगे। क्या बनेंगे? ओवम बन गए। ये मियोसिस होगा। यहाँ अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस। ठीक है ना? चाहे आप इसको हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, जिसमें आपको लिखना हो लिखें, या मियोसिस। मियोसिस, यहां भी मियोसिस होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें स्पर्म बन रहे हैं और इसमें ओवम। स्पर्म में क्या होगा? मियोसिस बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे आधे। 44 में ये 22 इधर आ जाएंगे और 22 इधर चलेंगे। एक्स वाई, अब ये एक एक्स इधर चला जाएगा और ये वाई इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत? इधर क्या होगा? ये भी 44 है, 22 आ गए इधर इधर। अब एक्स एक्स जो बचा है, एक एक्स इधर आ जाएगा और एक एक्स इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत? मियोसिस, सेल डिवीजन हुआ। बनने वाले डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ बचे, अर्थात 44 का आधार 22, और एक्स वाई में से आधे यानी एक्स इधर चले गए और वाई इधर चले गए, और इधर 44 का आधा 22 दोनों में ये एक्स एक्स है, एक एक्स इधर एक एक्स इधर। कोई दिक्कत नहीं। 23 इधर 23 इधर 23 इधर 23, कोई दिक्कत नहीं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे। अगर मान लीजिए इस क्रोमोसोम से या नहीं इस स्पर्म से ये वाला
ओवम फर्टिलाइज होता है। तो 22 और 22 कितने हो गए, फिर 44 हो गए। 22 ये 22 44, और ये x और ये x दोनों है ना, यानी x ये वाला भी है, x ये वाला। 44 तो 46 फिर हो गए। अगर यही स्पर्म इससे फ्यूज करता है तब क्या होगा, 22 और 22 कितने हो गए, 44, और एक x ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब 44 ऑटोसोम्स और दो सेक्स क्रोमोसोम्स में दोनों में एक सेक्स है तो होने वाली संतान क्या होगी, लड़की, या क्या कंडीशन होगा, डॉटर। कोई दिक्कत। और अगर ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज होता है, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, ये 22 और 22 कितने हो गए, 44 ये हो गए, और ये कौन सा है, x और ये y, तो ये हो जाएगा x और ये हो गया y, सेक्स। और ये वाला ही अगर इससे फ्यूज होता है तब क्या होगा, 22 और 22 44, और ये y और ये x यानी xy, क्लियर। तो ये दोनों संतानें क्या होंगी, सन यानी लड़का। ये क्या हो गया, लड़का, और ये क्या हो गया, लड़की। अर्थात ये डिपेंड करेगा कि किसमें कौन सा क्रोमोसोम्स, नहीं सॉरी, कौन सा स्पर्म किस ओवम से फ्यूज कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई। अगर एक्स क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म फीमेल के किसी भी ओवम से फ्यूज करता है, ये एक्स वाला है भाई, मेल में दो ही तो बने, एक एक्स क्रोमोसोम्स वाला, एक वाई वाला। एक्स क्रोमोसोम्स वाला या एक्स गुणसूत्र वाला स्पर्म स्त्री के किसी भी ओवम से फ्यूज करता है तो सेक्स क्रोमोसोम्स के रूप में पहुंचेगा एक्स, और ये 22 तो आ जाएंगे क्रोमोसोम्स। तो 44 प्लस एक्स, अर्थात जब ये सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स पहुंचे तो होने वाली संतान लड़की। और अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के किसी भी ओवम से फ्यूज करता है, ठीक, ये वाई यहां भी आया एक्स वाई, और वाई यहां भी आएगा एक्स वाई, तो होने वाली संतान क्या होगा, लड़का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर एक चीज ज्यादा समझने वाली बात है कि देखिए नेचर की कितनी बड़ी गिफ्ट है कि जो सेल डिवीजन होता है, मियोसिस, केवल यही ज्यादातर होता है, कहाँ, टेस्टिस और ओवरी में, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट बनती है, अर्थात जन्म इकाइयां स्पर्म और ओवम के रूप में बनती हैं, उनमें क्रोमोसोम्स आधे आधे हो जाते हैं। और जब आधे आधे हो गए तो आधे मेल्स के आधे फीमेल के मिलकर क्या हुआ, पूरे हो गए फिर, यानी NM या 2M, अर्थात 46 यहाँ भी थे, 46 यहीं पहुंचे। मेरी बात समझ आ गई, यहाँ भी 46 थे और यहाँ भी देखो 46 आ गए ना। अगर सोचो कि अगर ये चीज न होती, अर्थात यहाँ भी सूत्री विभाजन होता तो 46 गुणसूत्र होते, तो 46 इधर से 46 इधर से 46 92 अर्थात 92 हो गया ना। मैंने अभी आपको बताया कि गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जीव जाति में निश्चित होती है। जैसे मनुष्य की जाति चाहे जहाँ हो, चाहे वो अमेरिकन हो, इंडियंस हो, नेपाली हो, चाइनीज हो, कोरियंस हो, निग्रो हो, चाहे जहाँ के ऑस्ट्रेलियन हो, कहीं भी हो, उन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी होगी, 46। तो उनके बच्चे भी 46 गुणसूत्र वाले हैं। ये किसके कारण संभव हो पाया, अर्धसूत्री कोश का विभाजन के द्वारा या मियोसिस, सेल डिवीजन के द्वारा।
और अगर ना होता है सेल डिवीजन मियोसिस, माइटोसिस होता, सूत्री कोश का विभाजन होते हैं, तो 46 अर्थात मानव का बच्चा दानव होता या कुछ और होता। बात मेरी समझ आ रही? हर बार हर जनरेशन में उसकी स्पीशीज नए प्रकार का मानव बन जाता, यानी आपके बाबा दादी दूसरे टाइप के, पापा जी दूसरे टाइप के, आप दूसरे टाइप के और आपके बच्चे भी दूसरे टाइप के कुछ होते, बदल जाता स्ट्रक्चर पूरा। लेकिन उसी जाति को मेंटेन करने की नेचर ने कितनी बड़ी गिफ्ट दी है कि मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ है, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे आधे बचते हैं, जो फ्यूज करके फिर पूरे पूरे हो जाते हैं और जाति की शुद्धता बनी रहती है। क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आई भी होगी। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझने के लिए है, लेकिन जब आप दिमाग लगाएंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा भी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फिर फ़ोन करके मैसेज देकर आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और बाकी और इसमें कोई विशेष चीज नहीं रखी। क्लियर हुआ कि किस प्रकार से मदर और फादर से उनके बच्चे पैदा हो, और बच्चे में होने वाली संतान लड़की होगी या लड़का, ये डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से फ्यूज करता है। अगर एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु स्त्री के किसी भी अंडाणु से फ्यूज करेगा तो होने वाली संतान लड़की, और वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के किसी भी अंडाणु से फ्यूज करेगा तो होने वाली संतान लड़का। आपने देखा होगा कभी कभी किसी किसी फैमिली में कि लड़के पैदा हो रहे हैं, लड़कियां नहीं। आपने देखा होगा कई लोग आपके ऐसे होंगे, आप जो पढ़ते हैं आप लोग अपने में पता करिए, किसी किसी फैमिली में केवल लड़के ही पैदा हुए, या किसी फैमिली में लड़कियां ही ज्यादा पैदा हुई, लड़के बहुत कम। इसका क्या कारण है? अगर लड़के ही पैदा हो रहे हैं, लड़कियां नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब कि वाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म शुक्राणु ज्यादा सक्रिय है, तभी लड़के सब पैदा हो रहे हैं। यानी हर बार फर्टिलाइजेशन में वाई क्रोमोसोम्स का स्पर्म फ्यूज कर जाता है किसी भी ओवम से, और अगर हर बार लड़की पैदा हो रही है तो एक्स क्रोमोसोम्स वाला ज्यादा एक्टिव है, वाई वाला वीक है, तो ये वाला शुक्राणु स्पर्म किसी भी अंडाणु से जब फ्यूज करेगा तो लड़की ही बार होगी। और अगर दोनों प्रबल हैं तो कभी लड़का कभी लड़की, कभी लड़का कभी लड़की, अर्थात मनुष्य की फैमिली में यही तो पैदा होते हैं, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और, इस वक्त मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है कि लड़कियां ही किसी परिवार में पैदा हो रही हैं तो उसके लिए दोष महिलाओं को दिया जाता है। कहते हैं देहात में, कहते हैं अरे इनके लड़के नहीं पैदा हो रहे, लड़की ही पैदा हो रही है। क्या कारण? दोष महिला में है, स्त्री में है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों? लड़का कब पैदा होगा? वाई गुणसूत्र के द्वारा, और वाई गुणसूत्र है किसमें? पुरुष में। दिख रहा है आपको? वाई गुणसूत्र किसमें है? केवल मेल पर्सन में है, पुरुष में है, जबकि स्त्री में तो वाई गुणसूत्र है ही नहीं है ना। तो लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी कौन है? पुरुष, महिला नहीं। पूरी तरीके से अगर लड़कियां पैदा हो रही, लड़के नहीं हो रहे हैं, तो इसका दोष किसको मिलना चाहिए? पुरुष को। दोषी है भी वो कि इसका ये वाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म वीक है, वाई क्रोमोसोम्स वीक है, इसीलिए हर बार एक्स क्रोमोसोम फ्यूज कर जाता है और होने वाली संतान लड़की होती है। ठीक, तो आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, रुचिकर चीज आपको समझ में आई होगी और मज़ा भी आया होगा। तो नोट्स बनाएंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो
हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपको इसी प्रकार से नए नए वीडियो देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।